भारत की जमीन पर आ चुका है। आतंकी तहव्वुर राणा पर एनआईए सूत्रों की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। 6 बजे के बाद राणा को एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा। एनआईए मुख्यालय लाने के बाद आधिकारिक बयान जारी हो सकता है एनआईए द्वारा, लेकिन वो तमाम संभावित जगहें जिन रास्तों से तहव्वुर राणा को लेकर जाया जाएगा, जहां तहव्वुर राणा ने लैंड किया है, और एनआईए मुख्यालय और उसके आसपास की जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। आतंकी तहव्वुर राणा को आखिरकार भारत प्रत्यर्पित कर अमेरिका से लाया गया है, और अब ये जानकारी मिल रही है कि 6 बजे के बाद तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए हेडक्वार्टर की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया जा सकता है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं एनआईए मुख्यालय से ही। जितेंद्र, यहीं पर लाया जाना है तहव्वुर राणा को, और क्या उम्मीद की जा रही है, क्या आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा, बताया जाएगा एनआईए द्वारा तब जबकि यहाँ पहुंच जाएगा? जी बिल्कुल सुमेरा, देखिए एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तहव्वुर राणा को लेकर, और तहव्वुर राणा से किस तरीके से पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, ये सब कुछ मंथन के बाद अब तय हो चुका है। आज दिन भर इसी एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर बाकायदा मीटिंग्स चली और उसमें तय हुआ है कुछ चीज़ें जो कि अभी तक मीडिया के सामने जिनका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर ये तय हो चुका है कि आखिरकार क्या तहव्वुर राणा को फिजिकली कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा रिमांड लेने के लिए, या फिर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो फर्स्ट फ्लोर पर सेल बनाया गया है, उस सेल के अंदर सबसे पहले तहव्वुर राणा को लाकर वहां रखा जाएगा और बाकायदा मेडिकल टेस्ट भी उसका एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ही करवाया जाएगा। साथ ही 6 बजे के बाद उम्मीद है कि कभी भी तहव्वुर राणा इस जो एनआईए का हेडक्वार्टर है यहाँ पर लाया जाएगा, और उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी फिलहाल यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। जी जितेंद्र, यानी अब अगले कुछ दिनों तक तहव्वुर राणा यहीं एनआईए के इसी मुख्यालय में रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगले कुछ दिनों तक यही ठिकाना रहने वाला है तहव्वुर राणा का, क्योंकि एनआईए की कोशिश होगी कि सबसे पहले जैसे ही वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचेगा उसके तुरंत बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा। एनआईए अपने केस में उसकी अरेस्टिंग डालेगी औपचारिक तौर पर, और उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद उसे अदालत के सामने पेश कर रिमांड ली जाएगी, और जब तक उसकी रिमांड रहेगी तब तक एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ही तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। और साथ ही जो चार्जशीट उसके खिलाफ अब तक दर्ज की गई हैं एजेंसियों के द्वारा, उन तमाम चार्जशीट के जो फैक्ट हैं उनसे उसको रूबरू करवाया जाएगा। उन सवालों के जवाब उससे लिए जाएंगे, उसके बाकायदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। जी जितेंद्र हमें तमाम जानकारी दे रहे थे, वो एनआईए मुख्यालय के बाहर ही मौजूद हैं जहां पर लाया जाना है तहव्वुर राणा को। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि देश के दुश्मन को घसीटकर भारत लाया गया है। मुंबई हमलों के गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा को अब भारत की जमीन पर लाया गया है। पाकिस्तान का मोहरा तहव्वुर राणा, उसकी अब औपचारिक गिरफ्तारी होगी। दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। एनआईए की टीम राणा को गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी से पहले मेडिकल टेस्ट भी किए जाएंगे। सोचिए आप, 2009 में एफबीआई ने पहली बार तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया था 2009 में, और अब 2025 में उसे प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि गिरफ्तारी के बाद तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा, जहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा पहले से ही मौजूद हैं। शाम 6 बजे के बाद राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। एनआईए मुख्यालय लाने के बाद राणा से जुड़ी तमाम जानकारियां शेयर की जाएंगी। सोर्सेज यही बता रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है एनआईए की तरफ से। वहीं एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। फिर पटियाला हाउस कोर्ट में राणा की पेशी भी संभव है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट होना है एनआईए मुख्यालय पर 1 घंटे बाद, जिस पर टीवी9 भारतवर्ष की लगातार निगाह बनी हुई है। इधर पाकिस्तान से 10 आतंकी समंदर के रास्ते मछुआरे बनकर मुंबई पहुंचे थे। ये घटना जिसने पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर दिया था। उसी दौरान मुंबई के लैंडिंग पॉइंट पर सबसे पहले इन आतंकियों को भरत तामोरे ने देखा था। तामोरे के उस दौरान आतंकियों से भी बातचीत हुई थी। उस वक्त रात में जब कसाब जाया तो क्या आपको लगा था कि ये आतंकवादी हैं, ऐसा कुछ लगा था कि क्या? उसके हाथ में कैरी बैग था और पीछे बैग था, तो उसको मैं पूछा तो वो लोग ने कुछ आंसर दिया नहीं, स्टूडेंट है तो नहीं, बोलता तुमको क्या, तुम तुम्हारा काम करो। फिर वो लोग सीधा निकल गया। तो फिर उसके बाद में 9:40 को ताज में चालू हो गया
तो आप लोगों को कब पता चला कि जो लोग गए थे वो आतंकवादी थे? हाँ, तो अंदर जब भी चालू हो गया तभी तो मैंने बोला आतंकवादी होएगा वो, कि इतना आदमी आया है कि लियो पार्ट में भी वो लोग 3 घुस गया था, उसके अंदर 4 ताज के अंदर गए, तो वो सब बाद में मालूम पड़ गया कि तभी हो गया कि ये लोग आतंकवादी है पक्का। आपके साथ और कौन लोग थे जो इस दृश्य को देखे थे? वो ताज के अंदर रहे अभी, मैं अभी रिटायर हो गया। अच्छा, आप उस वक्त ताज में काम करते थे? नगर में एक लड़का रहता था, वो साथ में रहता था, वो भी मेरे साथ में उधर ही खड़ा था। उसको मैं बोला मेरे को तो कुछ भी दिल को लगता है आज कुछ हो जाएगा, तो ऐसा ही हो गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भरत तामोरो जो चश्मदीद गवाह हैं इकलौते कि जब मुंबई में अजमल कसाब दाखिल हुआ था तो उस वक्त इन्होंने पूछा था कि आप लोग कौन है, तो अजमल कसाब ने कहा था कि आप अपना काम करिए और फिर अजमल कसाब आगे बढ़ जाता है। तो मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा पहुंच चुका है भारत और अब किसी भी वक्त उसे एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। लेकिन टेक्निकल एयरपोर्ट पालम से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन जुड़ रहे हैं। कुमार, ये ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर वीआईपी मूवमेंट भी होता है। यहां पर ये कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, आप ही बता रहे थे कि किसी भी गेट से उसकी एग्जिट हो सकती है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिटेल बाहर नहीं बताई जा रही है। इस वक्त किस तरह की हलचल देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए प्रीति, इस वक्त मैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और इसके ठीक मेरे पीछे जो आप गेट देख रही हैं, जिस गेट से आपको ये वीवीआईपी मूवमेंट होता है, अगर हम पूरे दिल्ली इंटरनेशनल के टर्मिनल की बात करें तो इसमें T1, T2, T3, T4 और ये टेक्निकल एक तरीके से 5 एग्जिट्स हैं। तो जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से एक तो एग्जिट ये हो सकता है जहां अभी मैं खड़ा हूं, दूसरा एक कार्गो टर्मिनल है टर्मिनल 4, वहां से भी एग्जिट की तैयारी है। इसके अतिरिक्त एक टर्मिनल जो टर्मिनल T3 है जहां इंटरनेशनल अराइवल होता है, वहां भी एक वीवीआईपी गेट है, वहां से भी उसका एक तरह से डिपार्चर हो सकता है। अब सब कुछ निर्भर करता है कि उस समय दिल्ली पुलिस क्या रणनीति अपनाती है और प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी पे वो काम करती है। अगर हम इस जगह से एनआईए हेडक्वार्टर की बात करें प्रीति, तो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। अलग अलग रूट से बात करें तो 14 से 16 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें कि 28 से 32 मिनट का वक्त लगता है। चूंकि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन बावजूद इसके शाम को यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है। पुलिस ने पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार करके रखा है, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूँगा, ए, बी या सी कौन सा प्लान होता है ये दिल्ली पुलिस लास्ट में डिसाइड करेगी। लेकिन जो हमें सुबह से ड्रिल दिख रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि इसी गेट से जो है यहाँ से उसको निकाला जाएगा और सीधे एनआईए हेडक्वार्टर पहुँचाया जाएगा। इसमें 2 बातें और हैं, एक मेडिकल की और दूसरा जो पूरी फॉर्मेलिटी है, यहाँ पे गिरफ्तारी से संबंधित जितनी भी औपचारिकताएं हैं उसको पूरी की जाएंगी और उसके बाद संभव है मेडिकल यहाँ किया जाए या फिर एनआईए हेडक्वार्टर में भी मेडिकल हो सकता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो मेडिकल के लिए उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन चूंकि मुख्यालय लाया जा सकता है। कुमार कुंदन इस वक्त बने हुए हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से, जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, एनआईए मुख्यालय पहुंचे हुए हैं, वहां 6 बजे के आसपास ही कार्यक्रम तय है कि उसे लाया जाएगा एनआईए मुख्यालय। इस पर हम निगाह बनाए हुए हैं और इसी के साथ ही आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मुंबई हमले के दौरान आतंकियों ने ओबरॉय ट्राइडेंट होटल को भी निशाना बनाया था। ट्राइडेंट होटल में उस दिन 2 आतंकवादी घुसे थे। इस होटल में उन्होंने 30 लोगों को मार डाला था। ट्राइडेंट होटल से देखिए TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई के ताज होटल के अलावा मुंबई का ये ट्राइडेंट होटल भी उस वक्त आतंकवादियों के निशाने पर आया था। जी हाँ, ठीक मेरे पीछे इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही मुंबई का ट्राइडेंट होटल है जहां पर 2 आतंकवादियों का एक समूह उस वक्त इसी होटल में घुस गया था और तकरीबन 30 लोग इस हादसे में मारे गए थे। इस होटल की अगर हम बात करें तो उस वक्त 30 लोगों को बंदी बनाया था और मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद उन्हें मार गिराया गया था। लेकिन ये ट्राइडेंट होटल जो मुंबई के ठीक नरिमन पॉइंट के बगल में है, यहाँ पर भी आतंकवादी आए थे और अजमल कसाब उसके जो साथी थे वो इसे भी निशाना बनाए थे। कुल मिलाकर कहा जाए कि जो 166 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से मुंबई के 2 बड़े 5 स्टार होटल, मुंबई का छत्रपति शिवाजी स्टेशन, कामा अस्पताल, लीपोर्ट कैफ़े, तमाम ऐसी जगह थी जहाँ पर अजमल कसाब और उसके साथियों ने अपना निशाना बनाया था और वहीं पर रह रहे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई के ताज होटल के अलावा मुंबई का ये ट्राइडेंट होटल भी उस वक्त आतंकवादियों के
और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तहव्वुर राणा पर पृथ्वीराज चौहान का देखिए बयान भी आया है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का। राणा को ट्रायल का मौका मिले, कसाब को भी ट्रायल का मौका मिला था। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वक्फ कानून से संबंधित एक अहम खबर। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन की अगुवाई पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने की। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है, लेकिन वक्फ कानून के विरोध में देश भर में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां वक्फ कानून के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और इसे वापस लेने की मांग की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि वक्फ कानून को वापस लेने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और पीएम ऑफिस को लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ मुस्लिम संगठन वक्फ कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उधर बीजेपी ने जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत लोगों को वक्फ कानून के फायदे बताए जाएंगे। भोपाल में भी वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी शामिल हुए। देखिए संवाददाता शुभम गुप्ता की रिपोर्ट। वक्फ बिल के खिलाफ देश भर के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपको भोपाल की दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हुए हैं और ये भोपाल की सेंट्रल लाइब्रेरी का इलाका है, जहां पर एक मैदान में इस वक्त धरना चल रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत ये पूरा की पूरा प्रदर्शन है और इस बिल के खिलाफ ही ये पूरा प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जो कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमने ये तस्वीरें देखी। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो यही कहना है कि ये बिल पूरी तरह से गलत है, उनसे बातचीत नहीं की गई है, जो संशोधन इसमें किए गए हैं वो काफ़ी गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर ये धरना मुनक्किद हुआ है। ये 2 घंटे का सांकेतिक धरना केंद्र सरकार के उस कानून के खिलाफ है, जो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि हम वक्फ की हिमायत में आए। सच्चाई ये है कि ये वक्फ एक हिमायत में नहीं, सरकार की संपत्तियों के कब्जे को मुक्त कराने वक्त से आया है। प्रयागराज में बीजेपी नेता विजय बिंद के आवास पर बम से हमला किया गया। इस घटना में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। बमबाजी की एक घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस बमबाजी में घर के बाहर खड़ी एक कार का शीशा टूट गया। हालांकि घर के बाहर बैठे लोग इस हमले में बाल बाल बच गए। राहत की बात यह है कि घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस की टीम बीजेपी नेता के घर पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल सराय इनायत थाना क्षेत्र के सरपतिपुर गांव में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई, जब बाइक सवार 2 बदमाशों ने बीजेपी नेता विजय बिंद के घर को बम से निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। घर के सीसीटीवी के अलावा पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं इस हमले को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह राजनीतिक दुश्मनी या आपसी रंजिश का परिणाम हो सकता है। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक सरकारी इंजीनियर के घर पर रेड की गई, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। 2 करोड़ की कार, आलीशान घर, कई फ्लैट का मालिक, फार्म हाउस और विदेश घूमने का शौक, ये सब मुमकिन हुआ है काली कमाई से।
दरअसल राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हरिप्रसाद मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में इंजीनियर की अवैध कमाई का जो सच सामने आया है उसने सभी को चौंका दिया है। एसीबी की टीमों ने अभियंता के 5 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी, जहां से करोड़ों रुपए की लग्जरी कारें, बेशकीमती संपत्तियां और दूसरे महंगी वस्तुएं बरामद हुई। जांच में सामने आया कि अभियंता के पास उसकी वैध आय से करीब 200 गुना अधिक संपत्ति है। कार्रवाई जयपुर के दूदू क्षेत्र में की गई, जहां सरकारी इंजीनियर हरिप्रसाद मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया। जांच में जो संपत्ति और दस्तावेज सामने आए उन्हें देखकर एसीबी की टीम भी हैरान रह गई। पूरे राज्य में इस कार्रवाई की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सरकारी इंजीनियर ने अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक बहुत चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मजदूर को आयकर विभाग का 314 करोड़ से ज्यादा रुपए का नोटिस मिला है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक साधारण मजदूर को आयकर विभाग की ओर से 314 करोड़ 79 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर पंडित राव कोहाड़ के बैंक खाते से करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। नोटिस मिलने के बाद से चंद्रशेखर और उनका परिवार परेशान है। अब मेरा जीवन तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी अमाउंट कभी ना सोचा था, ना किया था, और ना मैंने कोई उसमें कोई ट्रांजैक्शन किया बैंक में, ना कुछ किया। तो इसकी वजह से, ये दूसरों की वजह से आज मुझे प्रताड़ना तो झेलनी पड़ रही है। वही मामले पर मुल्ताई नगर पालिका का कहना है कि महाराष्ट्र के आयकर विभाग ने एक व्यक्ति चंद्रशेखर पंडित राव कोहाड़ की संपत्ति संबंधी जानकारी मांगी थी। हमें मिला भी नहीं है और उसकी कोई जानकारी भी नहीं है, और उस लेटर में हमको ऐसा कोई निर्देश भी नहीं दिया कि आपको उसको मिलना है या उसका पता करना है। केवल उन्होंने जानकारी मांगी है कि पंडित राव, चंद्रशेखर पंडित राव कोहाड़ के नाम से आपके यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी दर्ज है क्या। फिलहाल चंद्रशेखर मामले पर कानूनी सलाह ले रहे हैं और आयकर विभाग से अपनी स्थिति साफ करने के लिए संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2022 में हुए एक फर्जी एनकाउंटर के मामले में 12 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हो गया है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ है। 2022 में ग्रेटर नोएडा में हुए सोमेश गौतम के फर्जी एनकाउंटर मामले में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फर्जी मुठभेड़ के आरोप में जेवर कोतवाली के पूर्व थाना प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जेवर कोतवाली में दर्ज केस में थाना अध्यक्ष के साथ 6 दरोगा और 5 कांस्टेबल के नाम दर्ज हैं। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि इन्होंने मथुरा में बीटेक कर रहे छात्र का फर्जी एनकाउंटर किया था और उसके पैर में गोली मार दी थी। 5 तारीख को जो है लड़के को कोई अज्ञात रखा, अन्य जगह रखा, पिता को कोई अन्य जगह रखा, और 6 तारीख को शाम को गोली मार करके एक फर्जी मोटरसाइकिल प्लान कर दी और एक फर्जी पिस्टल लगा दी कि 3/25 27 बनती है, और 302 बुक कर दिया और गोली मार दी। पुलिस मुठभेड़ फर्जी दिखाते हुए उसके पिता से 1 लाख रुपए मंगा करके घर से जो उसे छोड़ दिया गया। ये पूरा मामला फर्जी एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है। पीड़ित के पिता का आरोप है कि दिल्ली से लाने के बाद सोमेश को जेवर थाने में 6 सितंबर 2022 की रात में मुठभेड़ दिखाते हुए मार दिया गया और एक बाइक, पिस्तौल की बरामदगी दिखाई गई। राजस्थान के 12 जिले के स्थापना दिवस कार्यक्रम में एक बड़ा हादसा हो गया। एयर बलून की रस्सी टूटने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे की यह हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के 12 की है, जहां जिला स्थापना दिवस का जश्न मातम में बदल गया। टेस्ट करने के लिए एक हॉट एयर बैलून में हवा भरी जा रही थी, तभी प्रेशर बढ़ने से वो तेजी से उड़ गया और बैलून उड़ाने वाला शख्स भी रस्सी के साथ हवा में लटक गया। इसके बाद अचानक रस्सी टूट गई, जिसके कारण वो जमीन पर आ गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल तेजी से हवा में जाने पर रस्सी पर दबाव पड़ा और झटके से रस्सी टूट गई। जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को भी हॉट एयर बैलून की सैर करवानी थी। इसका उद्घाटन विधायक राधेश्याम बैरवा ने किया था और उन्होंने एयर बैलून की सवारी भी की थी। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय मौके पर भारी भीड़ जमा थी, जिनमें से किसी एक शख्स ने इस मंजर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं इस घटना के बाद जिला स्थापना के कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया गया और जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। और विदर्भ एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला ने रेल कर्मियों के टिकट मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी। देखिए रिपोर्ट। जो आपका टिकट नहीं है, आपका बर्थ नहीं है, तो नहीं आपका टिकट है और बट आपके वो अलाउड है, वो बता दीजिएगा।
वीडियो विदर्भ फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के सेकंड क्लास एसी का है, जिसमें ये पर्दानशी मैडम बगैर टिकट ट्रेन में सफर कर रही हैं। टीटी ने टिकट दिखाने को कहा, इस पर मैडम गुस्से में आ गई, गाली गलौज करने लगी। मैडम आपे से बाहर हो गई। आरपीएफ और रेल स्टाफ को लगातार धमकियां देती रही, फिर भी अपनी जगह पर टीटी और पुलिस टिकट मांगती रही। समझ में नहीं आता कि एक बार बोल दी तो टिकट है मेरे पास में, नहीं बताऊंगी। मजाक समझ लिए क्या? ये तमाशा चल रहा? मजाक बना दी तुम लोगों ने तो मेरा। समझे क्या? प्रधानमंत्री को जाके पूछ मेरे बारे में, टिकट निकाला कि नहीं बोला तूने? ट्रेन जैसे ही अकोला स्टेशन पहुंची, आरपीएफ ने महिला कांस्टेबल को बुलाकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। मामले के आगे कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर के एक कॉलोनी से दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक डॉक्टर ने अपनी कार से बुजुर्ग महिला को टक्कर मारकर बुरी तरह से कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक महिला पैदल सड़क की तरफ बढ़ रही है। महिला के हाथ में एक थैली भी नजर आ रही है। दूसरी तरफ गोल चक्कर से एक लाल रंग की कार आती है। कार की नजर बुजुर्ग महिला पर नहीं पड़ती, महिला कार की चपेट में आ जाती है। हैरानी की बात यह कि टक्कर लगते ही कार को रोक लिया जाता तो फिर हादसा टल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार चालक ने कार आगे बढ़ा दी। महिला को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। कार के नीचे दबकर महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी ने बड़ी बेरहमी से बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। कार में देखा जा सकता है कि कई लोग सवार थे। मृतक बुजुर्ग महिला की पहचान छायालता विश्वनाथ आरेकर के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 70 साल थी। आरोपी कार चालक पेशे से डॉक्टर है। इस फुटेज के वायरल होने के बाद से लोग सोशल मीडिया पर गुस्से में हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाकर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। अब फिलीपींस और यूएई को आकाश डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी है। देखिए पूरी खबर। अब हूती विद्रोहियों के कहर से यूएई को बचाएगा भारत का ब्रह्मास्त्र। अब चीन की हिमाकतों के खिलाफ फिलीपींस को मिलेगा हिंदुस्तान का रक्षा कवच। दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर खाड़ी देशों तक आकाश डिफेंस सिस्टम की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत फिलीपींस में आकाश मिसाइल सिस्टम की डील फाइनल स्टेज पर है, तो वहीं अब यूएई को भी इस सिस्टम का ऑफर दिया गया है। दोनों देशों के साथ हो रही बातचीत भारत की रक्षा निर्यात नीति के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तो कई देशों को लुभाने वाला आकाश मिसाइल सिस्टम बेहद घातक है। इस सिस्टम की ताकत भी जान लीजिए। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। फाइटर जेट क्रूज मिसाइल को गिराने में भी सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल को भी आकाश निशाना बना सकती है। आकाश मिसाइल आवाज की गति से 2.5 गुना तेज चलती है। आकाश विशेष रडार सिस्टम और युद्धक सामग्री से लैस है। आकाश एक साथ दुश्मनों के 40 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। सतह से हवा में 25 किलोमीटर तक टारगेट नेस्त नाबूद करने में सक्षम है। इसके अलावा भी आकाश मिसाइल में कई खूबियां हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आकाश डिफेंस सिस्टम मतलब दुश्मन का सर्वनाश। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए भारत ने उसे करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। पीएम की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने फ्रांस के फाइटर जेट राफेल को लेकर मेगा डील की है। देखिए रिपोर्ट। भारत की वायु शक्ति को फ्रांस के फाइटर जेट राफेल ने कई गुना बढ़ा दिया है। भारतीय समुद्र को सुरक्षित रखने और दुश्मन के नापाक इरादों को चकनाचूर करने के लिए मोदी सरकार ने राफेल के मरीन फाइटर जेट को लेकर बड़ा समझौता किया है। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने फ्रांस के साथ 63,887 करोड़ का समझौता किया है। समझौते के तहत फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की खरीद की जाएगी। राफेल मरीन फाइटर जेट्स आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट करेंगे। समझौते के तहत 22 सिंगल सीट वाले राफेल एम और 4 2 सीट वाले ट्रेनर्स राफेल की खरीद की जाएगी। राफेल एम फाइटर समुद्र में हमला करने, एयर डिफेंस, खुफिया मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। राफेल एम 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल फाइटर है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। राफेल एम 780 से 1850 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इसे खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल एम मेका मिसाइल, मीटियर मिसाइल और घातक स्कैल्प मिसाइल से लैस है।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार और मिथुन चक्रवर्ती के साथ रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा का आयोजन रामनवमी उद्यापन समिति की ओर से किया गया था।